नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के इस लाइव में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश कर दिया है। कोरोना काल का ये पहला बजट है और इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। कितनी आपकी उम्मीदों पर ये खरा उतरा और कितनी राहत आपके लिए लेकर आया, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डीके मिश्रा जी, जो इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों के भी जानकार हैं। सर, अगर आपसे सबसे पहले जानना चाहें कि ओवरऑल आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? जी, जैसे कि ये सर्वविदित था कि ये बजट इस शताब्दी का एक यूनिक बजट होगा। इस बजट में एक विशेष रूप से जो अर्थव्यवस्थाएं बदली थी पूरी तरीके से पूरे विश्व की, और भारत भी उससे अछूता नहीं था। भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से पहले क्वार्टर में प्रभावित हो गई थी, फिर थोड़ी संभली दूसरे क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर्स में तीसरे क्वार्टर में सकारात्मक रूप से आई। तो इस आम बजट को लेके एक विशेष रूप से ढेर सारी उम्मीदें लगाई गई थी, और उम्मीदें उस दिशा में लगाई गई थी कि भारत किस तरीके से, जिस तरीके से आर्थिक सुस्ती हुई या जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बहुत स्लो डाउन हो गई, डिरेल हो गई, उसको कैसे दोबारा से पटरी पे लाएगा। खासतौर से अपने संसाधनों को देखते हुए, अपने जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शंस को देखते हुए, और ये देखते हुए कि हमारे जो कर्ज हैं, जो हमने बोरोइंग्स कर रखी हैं, हमारी फिजिकल डिफिसिट हैं, इन सब चीज़ के बीच में कैसे संतुलन बना के कोई एग्रेसिव या बोल्ड स्टेप लिया जाए या फिजिकल डिफिसिट को मैनेज किया जाए। तो इन सब को देख के ढेर सारी उम्मीद लगाई गई थी। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों ने ये उम्मीद लगाया था कि ये एक बोल्ड बजट होना चाहिए, खासतौर से कंजम्पशंस के ऊपर विशेष ध्यान होना चाहिए, स्पेंडिंग के ऊपर विशेष ध्यान होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके, आवंटन करके, भले उसके लिए कर्ज या डिफिसिट थोड़ा ब्रीच करना पड़े, ज़्यादा ब्रीच करना पड़े, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को वापस लाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए या अर्थव्यवस्था को तेजी गति देने के लिए एक बोल्ड कदम लेना पड़ेगा, साहसिक कदम लेना पड़ेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये बजट देखा जा रहा था। आज जो बजट पेश हुआ, हमने उसको देखा कि वित्त मंत्री ने उसी के अकॉर्डिंग ये आम बजट पेश किया। उन्होंने ये पूरी तरह से ध्यान रखा कि अर्थव्यवस्था में जो फिजिकल डिफिसिट है उसको उन्होंने पिछले वर्षों में भी जिस तरीके से स्टिमुलस पैकेजेस दिया था, उसकी वजह से जो फिजिकल डिफिसिट था वो 9.5% हो गई, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि 3.5 के अंदर रहेगी। तो उन्होंने उसमें इकॉनमी में ज़्यादा पैसा देश में डाला, कर्ज लेके डाला और तरीके से डाला, जिससे कि अर्थव्यवस्था में दोबारा से गति तेजी से आए। साथ ही में अगले वर्ष के लिए भी, जो कि वित्त वर्ष 21-22 है, जिसके लिए आम बजट पेश किया गया है, उसमें उन्होंने 6.8% का फिजिकल डिफिसिट टारगेट रखा है। ज़्यादातर अर्थशास्त्री यही कह रहे थे कि शायद ये 5 से 5.5 के बीच में रहेगा, लेकिन उसके भी ऊपर जाके 6.8 रखना मुझे लगता है कि एक बहुत साहसिक कदम है, और इसका परिणाम जो होगा, दूरगामी परिणाम होगा। कुछ जरूर इससे अर्थव्यवस्था पे खासतौर से ज़्यादा कर्ज और ज़्यादा ब्याज की बोझ पड़ेंगे, लेकिन एक ये स्ट्रेटजी होती है कि जब ज़्यादा धन सिस्टम में डाला जाता है और ख़ासतौर से पूंजीगत निवेश में ज़्यादा डाला जाता है, तो इससे देश को लाभ होता है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में होता है, और जीडीपी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से पिकअप करता है, जिसकी तरफ ये प्रयास किए गए हैं। सर, हम कृषि को लेकर अगर बात करें, जो किसान हैं वो पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार की नीतियों से नाराज़ हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम तो किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो किसानों के लिए इस बजट में क्या है? देखिए, किसान के लिए ये सरकार, और ख़ासतौर से हर बजट में ये देखा गया है कि हमेशा कुछ न कुछ उत्तरोत्तर अच्छा किया जाता है, और सरकार ने बार बार कहा कि उनकी आय दुगनी करने के लिए हम हमेशा हर कदम लेते रहेंगे जिससे आय दुगनी हो। उन्होंने कहा कि 2022 तक जो हमारा लक्ष्य है दुगनी करने का, वो कायम है। तो उस दिशा में काम करते हुए एक कृषि सुधार की बात है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिससे किसान कुछ शर्तों को लेके या कृषि सुधार के जो आयाम हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको लेके नाखुश हैं, और वो उसका एक उनका संघर्ष चल रहा है। लेकिन जहाँ तक कृषि सेक्टर में सरकार की तरफ से प्रयास हैं या किसानों को लाभ देने की बात है, वो सरकार निरंतर कर रही है। उस दिशा में मैंने देखा, हम लोगों ने आज देखा कि खासतौर से जिस तरह से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस जो है 1.5%, 150% तक कर दी गई हैं। ज़्यादातर वीट में ले लीजिए, पैडी में ले लीजिए,
कॉटन में ले लीजिए, चीज़ों को बढ़ाया गया है किसानों को राहत देने के लिए। उनकी बेसिक सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। कर्ज के रूप में जो किसान क्रेडिट स्कीम है उसमें 16,50,000 करोड़ इस बार आवंटित किया गया। पिछली बार 15 लाख करोड़ था, इस बार उसको 10% और बढ़ाया गया। साथ ही में गांव-गांव में तरह तरह की स्कीम, चाहे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, चाहे उनके रोड से जुड़ी हो, चाहे उनको पानी देने की बात हो, चाहे उनको बीज देने की बात हो, तो सरकार निरंतर एक के बाद एक कदम उनके लिए कर रही है। उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके जनजीवन को लेके, उनके अपब्रिंगिंग को लेके, या उनके आय को बढ़ाने के लिए। आपने देखा कि पीएम किसान के जरिए भी स्कीम शुरू की गई, उनको राहत दिया गया, लगातार दिया जा रहा है। उनके क्रॉप में भी अगर कोई समस्या है तो इंश्योरेंस के जरिए से उनको कवर किया गया, और सस्ते दर पे या रियायत दर पे कृषि के उसमें कर्ज की जो सीमा बढ़ाई गई है या ज़्यादा आवंटन किया गया है, ज़्यादा एलोकेशन किया गया है, इससे उनको अपनी और ज़्यादा कृषि करने में, सस्ते रेट पे लेके निवेश करने में सुविधा होगी। और जिस तरीके से हमने देखा कि कृषि का क्षेत्र हमारा पूरे जीडीपी का एक अच्छा साइज होने जा रहा है, 20% की तरफ बढ़ रहा है पूरे जीडीपी का, तो इस तरह के निवेश उसमें और बल देंगे और उम्मीद की जाती है कृषि क्षेत्र से आय और बढ़ जाएगी और साथ ही किसानों की भी आय दुगनी की तरफ जल्दी हो जाएगी। हाँ, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब देखते हैं जमीन पर ये किस तरीके से आता है। जी, जी। इसके अलावा अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, महिलाओं की अगर बात करें, उनको क्या इसमें कोई सौगात मिलने जा रही है, उनको क्या मिल रहा है इसमें? अब देखिए, जो ढेर सारी स्कीम सरकार की पिछले वर्ष भी चल रही थी, इस वर्ष भी उसको चालू रखा गया है। महिलाओं को एज सच स्पेसिफिक पिछली बार कुछ विशेष रूप से सुविधाएं दी गई थी। इस बार हमने देखा कि ओवरऑल सरकार का ये प्रयास है कि हम हर सेक्टर को, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, या मूलभूत उनको सुविधाएं देने की बात हो, उस क्षेत्र में ओवरऑल इंक्रीज किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ाने के ऊपर अच्छा खासा वृद्धि किया गया है। और खासतौर हेल्थ सेक्टर में आप देखें, जो बजट पिछली बार 1 लाख करोड़ के नीचे आवंटित था, इस बार उसको बढ़ा के 2,23,000 प्लस कुछ करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब कोविड पेंडेमिक को चलते हुए सरकार ने ये देखा कि इस हेल्थ के सेक्टर में बहुत कार्य है जिसमें कि महिलाएं भी लाभान्वित होंगी। इसी तरीके से उनकी जो पहले से स्कीम्स चल रही हैं उनको राहत देने के लिए, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो गांव की महिलाओं को, उसमें और 8 करोड़ से 9 करोड़ तक किया गया है कि और 1 करोड़ का इजाफा किया गया है कि महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम में बेनिफिट मिले। तो इस तरीके से महिलाओं को एडिशनल, मुझे लगता है कि वो दिया गया है, सहूलियत दी गई। सब मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, एक नज़र रहती है, तो इनकम टैक्स को लेकर चाहे दूसरी भी चीज़ों को लेकर, तो सब मिडिल क्लास को क्या मिला है इस बजट से? हर वर्ष ऐसा देखा गया है कि मिडिल क्लास के ऊपर सरकार विशेष रूप से उनको कहती है कि वो इकॉनमी के बैकबोन हैं और वो टैक्स देते हैं। उन्हीं के टैक्स देने से देश इतना आगे चल रहा है, और टैक्स देने वालों की संख्या भी सरकार ने इस बार बताया कि 6.80 करोड़ हो गया है। अपेक्षा और आकांक्षा दोनों होती है। मिडिल क्लास हमेशा सोचता है कि कुछ रियायत बढ़े, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम हो, या उनके निवेश की सीमाएं बढ़ें, या उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम हो। खास तौर से इस पेंडेमिक को चलते हुए एक उम्मीद बनी थी जिसमें लोग सोच रहे थे कि एटीसी की रिबेट बढ़ेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा, या इंश्योरेंस सेक्टर में मेडिक्लेम की रिबेट बढ़ेगी इस तरह से, या हाउसिंग सेक्टर में और बढ़ेगी, इस तरह की उम्मीद लगाई गई थी। सरकार ने उसके ऊपर यथावत रखा। उन्होंने ये कहा कि हम कोई नया कर नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब जो कर पिछले वर्ष में प्रस्तावित थे वही चालू रहेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन साथ में ट्रांसपेरेंसी और सहूलियत के नाम पे ये सहूलियत देने के लिए कि आप ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत सी स्कीम्स सरकार द्वारा लाई गई है जिसमें कि हैसल फ्री असेसमेंट या टैक्स पेमेंट स्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज़ किया गया है। आपका रिटर्न जल्दी से प्रोसेस हो जाए, रिफंड आपको समय से मिल जाए, टाइमली मिल जाए। साथ ही में इस बार जो उन्होंने 2 अतिरिक्त बात की है कि पहले ये होता था कि 6 वर्ष तक आपके पुराने केस ओपन किए जा सकते थे, अगर कोई कमी पाई गई उसको लिया जाएगा जिसमें 50 लाख से ज़्यादा इनकम होगा या 10 लाख से ज़्यादा टैक्स का इवेजन होगा। इस तरीके से छोटी छोटी इनकम टैक्स में रियायत दी गई है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी को लेके उन्होंने ज़रूर बहुत सी सुविधाओं की चर्चा किया, क्योंकि जीएसटी अलग से डील होता है। तो उन्होंने कहा कि जीएसटी में हमने रिटर्न भरने की प्रक्रिया सरल किया है, हमने ये किया है कि लोगों को
आसानी से रिटर्न भरा जाए, क्वार्टरली सिस्टम कर दिया, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जीएसटी में भी व्यवस्था ऐसा किया है और साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से कर चोरी जीएसटी में रोक के सरकार ने जो जीएसटी का कलेक्शन है उसको कैसे बढ़ाया है या बढ़ रहा है, जो कि अभी इसी महीने में 1,20,000 करोड़ तक भी कलेक्शन हो गया। तो सरकार ने एक तरीके स्ट्रक्चरल चेंजेस पे बहुत ध्यान दिया, ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान दिया और उसको इजी करने के, सरलीकरण करने की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहा। टैक्स को उन्होंने यथावत रखा कि टैक्स में कोई चेंज न करें। हाँ, एक सीनियर सिटीजन के लिए छोटा सा रिलीफ, या कह लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा रिलीफ है, उसमें उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको अगर सिर्फ पेंशन की और इंटरेस्ट की आय है तो उनको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जो बैंक उनको ये पेमेंट दे रहा है वही इंश्योर करेगा कि प्रॉपर टैक्स कट जाए अगर बनता है, अन्यथा कोई उनको अलग से रिटर्न भर के वो सब फॉर्मेलिटीज से उनको दूर रखा है। जी। और सर हेल्थ सेक्टर जो कि अभी कोरोना काल में पूरा किसी भी देश का हेल्थ सेक्टर चरमराया, बहुत उस पर वो हुआ, और इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कहा गया 137% का बढ़ोतरी की गई है हेल्थ बजट में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हेल्थ के बारे में तो निश्चित तौर से जिस तरीके से कोविड पेंडेमिक आया उसमें पूरे वर्ल्ड की हेल्थ व्यवस्था चरमराई। भारतवर्ष पहले से ही कमजोर रहा है हेल्थ सेक्टर में, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सरकार भी जानती है कि हमारी हेल्थ की सुविधाएं उस तरह से तैयार नहीं थी कि कोविड को हैंडल कर पाए। सरकार को भी आवश्यकता समझ में आ रही थी और उन्होंने हेल्थ सेक्टर में जब ये पेंडेमिक आया तो जो राहत का कार्य दे सकते थे उन्होंने पूरी तरीके से उसमें डाइवर्ट करके पैसे बढ़ा के देने का काम किया। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे, हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में एक अच्छा बजट एलोकेशन होने की संभावना है और ऐसा हुआ। आपने देखा कि जो हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से 137% और इजाफा किया गया है, जिसमें कि वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ अलग से आवंटित किया गया है और ओवरऑल 2,23,000 कुछ प्लस 700 कुछ करोड़ जो है हेल्थ सेक्टर को दिया गया है, जिसमें टायर 1 टायर 2 सिटीज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ मूलभूत सुविधाएं डेवलप करने की बात ले लीजिए, या वायरोलॉजी सेंटर्स खोलने की बात ले लीजिए, या और ज़्यादा हेल्थ सेंटर्स खोलने की बात है। तो इस तरीके से इसमें जैसी अपेक्षा थी, मुझे लगता है सरकार ने उसमें सही कदम लिया है और 1 वर्ष का ये लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब सरकार इसके लिए बहुत सजग है कि कोविड पेंडेमिक या इस तरीके से कोई भी महामारी आती है तो हेल्थ सेक्टर इतना तैयार होना चाहिए, इतनी बड़ी जनसंख्या को कैटर कर पाए, उनको देख पाए। और जैसा विश्व में देखा गया कि इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी बीमारी बढ़ने के बाद लोग बिल्कुल परेशान हो गए, बेहाल हो गए, तो एटलीस्ट भारत में अब वैक्सीनेशन आ चुका है, 1 वर्ष में बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन आगे के लिए तैयारी के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है अपने बजट और पॉकेट्स को देखते हुए। जी जैसे हमने हेल्थ सेक्टर की बात कर ली, किसानों की, महिलाओं की, मिडिल क्लास की, इनके अलावा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कौन सी अहम चीज़ें? देखिए, ये पूरा बजट हम लोग अर्थशास्त्री के रूप में या इकोनॉमिस्ट के रूप में ये देखना चाह रहे थे कि बजट 3-4 मुख्य बिंदु पे जरूर केंद्रित होना चाहिए या उधर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जब तक मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा या अपेक्षा के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, उससे जुड़ी हुई एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले से भी बहुत प्रभावित रहा है, कोविड चलने के बाद तो एम्प्लॉयमेंट दिसंबर माह में 10% तक अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो चला गया, जिसको लेके एक चिंता सरकार को भी बनी हुई है, देश को भी बनी हुई है। कितने लोग बेरोजगार हो गए और वो बेरोजगारी गांव से हट के शहर तक आ गया। अर्बन सेक्टर में भी बहुत लोग बेरोजगार हुए। तो सरकार की एक बड़ी चिंता ये बनी हुई थी, पूरे देश की चिंता बनी है। तो हम लोग इस बात का उम्मीद कर रहे थे कि सरकार साहसिक कदम लेके थोड़ा फिजिकल डिस्ट्रिब्यूट में भले रिस्क लेना पड़े, लेकिन ज़्यादा पैसा सिस्टम में डाले, कर्ज लेके डाले, विनिवेश करके डाले, डिसइन्वेस्टमेंट करके डाले और कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, जिससे कि आगे एक व्यवस्था बने कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ और प्रोग्रेस हो। साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है, जो मिशन है, जिसमें हम बार बार पिछले पेंडेमिक के आने के बाद से और एक्टिव हो गए हैं कि भारत को आत्मनिर्भर रहना है। बहुत सी ऐसी चीज़ों में हमने देखा कि कस्टम ड्यूटीज़ में बहुत से रेशनलाइजेशन किए गए हैं। आपने देखा कि स्टील, सोना चांदी, बहुत सी चीज़ों में रेट रेशनलाइज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ जो है ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उन सेक्टर्स में हो,
हमारे लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, स्टार्टअप्स के लिए किया गया है, उनके लिए जो सीमाएं थी वर्ष की वो और बढ़ाई गई। 1% कंपनी में भी उनको ये कहा गया कि भाई अब आप और निवेश कर सकते हैं, जो 2021 तक की गई थी उसको 22 तक ले जाया गया। साथ ही में छोटे कंपनी की परिभाषाओं में कंपनीज एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया, उनको एक और बड़ा रूप दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, बिजनेस सेटअप करें, कम फॉर्मेलिटीज़, कम हैसल्स के साथ व्यवसाय करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो। व्यवसाय करके प्रोडक्शन बढ़ाएं, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बढ़ाएं। साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम ये कंट्रोल करने में या ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की तरफ हम आगे बढ़ें। साथ ही में कृषि सुविधाओं को हम पूरी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करके उनको जो आय का हमारा प्रॉमिस था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, उधर भी हम देखें कि पूरे बढ़े। हेल्थ सेक्टर को भी बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में फिर से जोर दिया गया कि पिछले वर्ष में भी दिया गया था, शिक्षा क्षेत्र में खर्च बढ़ाए गए थे, इस बार भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा गया, सैनिक स्कूल के बारे में कहा गया। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार और खासतौर से डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस तरह से कोविड ने एक डिजिटल तरीके से, वर्चुअल तरीके से शिक्षा जगत में एक नया प्रारूप क्रिएट कर दिया है, उस क्षेत्र में भी डिजिटल तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए या डिजिटल माध्यम से खर्च करने के लिए उन्होंने उसको और ज़्यादा प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। बजट उस तरफ से इंडिकेटेड है। इवन टैक्स को और सरल बनाने के लिए उन्होंने ऑडिट की सीमाएं भी बढ़ा दी। बोला कि अगर आप डिजिटल तरीके से टैक्स अपना व्यवसाय करते हैं तो आपको 10 करोड़ तक की भी बिजनेस करने पे, मतलब आपकी टर्नओवर होने पे आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रोवाइडेड आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल तरीके से ही अपना बिजनेस करें। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि ये बजट आय इनकम टैक्स को देखते हुए बहुत उम्मीदों के हिसाब से तो नहीं था। ऐसा हम लोग को भी लग रहा था। बहुत कुछ सरकार के पास करने के लिए स्कोप नहीं है, क्योंकि जो पैंडेमिक आया है, जो आगे की खतरा है, रिस्क है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये देखेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जन समुदाय को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों की आय बढ़ाई जाए, स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए और चीज़ों को सरलीकरण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, चाहे वो टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की बात हो या टैक्स को निपटाने की बात हो, कैसे उसका असेसमेंट किया जाए, कैसे लोगों को जल्दी से जल्दी उस चक्रव्यूह से या कह लीजिए असेसमेंट से जल्दी उनको बाहर किया जाए। तो ये सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि एक सही दिशा में कदम लिया गया है। बहुत से और भी उम्मीद की जा रही थी कि सरकार शायद वो भी लेगी, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि 30,42,000 करोड़ के बजट साइज को सरकार ने ले जाके लगभग 34,83,000 करोड़ खर्च की तरफ जोड़ दिया है। तो बार बार लोग कह रहे थे एक्सपेंडिचर, तो सरकार ने उसको बढ़ाया। कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी जीडीपी के उन्होंने खर्च की सीमा जो रखी है 35 लाख करोड़ के आसपास, ये एक साहसिक कदम है। और साथ ही में ही ये भी ध्यान दिया कि हम अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो भी जरूरी कदम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो, सोलर सिस्टम में हो, हर दिशा में उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया है। जी, एक संकट काल, महामारी के संकट काल से में बहुत उम्मीदें थी इस बजट से, और ये कितनी खरी उतरी उसी की समीक्षा कर रहे थे हमारे साथ डीके मिश्रा जी। बजट और इस ऐसे ही मुद्दों से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए और भी विश्लेषणों के लिए आप बीबीसी हिंदी के पन्ने पर आ सकते हैं। फिलहाल मुझे गुरप्रीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।